क्या होता है इक्वल्स टू Q upon T. Electric current is defined as rate of flow of charge. Electric current rate of flow of charge denoted by I, given by I equals to होता है Q upon T, जिसमें Q का मतलब होगा चार्ज, T का मतलब होगा टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट बनेगा कूलम पर सेकंड एंड विच इज इक्विवेलेंट टू एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर या वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी, और इसके डायमेंशंस क्या होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी है तो I1। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय I, given by I equals to Q upon T. Q is the charge, T is the time. SI unit for electric current एम्पियर। डायमेंशंस, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर या वेक्टर है, कैसे स्केलर है, उसको डायरेक्शन नहीं होती क्या, वेरी गुड, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को जो हमने डिफाइन किया था तो वहां पे लिखा था मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड ब्रैकेट में लिखा था विच फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने Q को इंट्रोड्यूस किया है, और लास्ट लेक्चर में हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन शुरू किया था तब हम Q के बारे में, चार्ज के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। तो Q का मतलब क्या होता है, चार्ज विच इज गिवन बाय Q इक्वल्स टू N इंटू ई, और इस N इंटू ई में N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर सेम Q की वैल्यू हम यहाँ पे करंट के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे और एक फॉर्मूला मिलता है, I इक्वल्स टू NE अपॉन T। फिर से N का मतलब, E का मतलब एंड T का मतलब टाइम, ऐसा यूनिट एंड बाकी सब कंडीशन सेम रहेगी, ठीक है। तो अगर हमें चार्ज नहीं गिवन है, इलेक्ट्रॉन के नंबर के फॉर्म में डेटा गिवन है, तो हम I इक्वल्स टू NE बाई T इसको यूज करके भी इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हर बार जब हम चार्ज को डिफाइन कर रहे थे तब भी हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही बोला था। अब करंट को इंट्रोड्यूस किया तो जो फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, E का मतलब कौन है, इलेक्ट्रॉन ही है। ऐसा क्यों, कारण की इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होतात, असं का, प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं, जिनको बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और उसको ओवरकम करके न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को बाहर निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते टाइम कंडीशन क्या होती है, उनके पास एनर्जी कम होती है, इसलिए वो रिवॉल्व करते हैं। तो कोई अगर एक्सटर्नल सोर्स आके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी गेन करके एक्साइट होंगे एंड वहां पे फ्री हो जाएंगे। मतलब जब हम चार्ज का डिस्कशन करते थे तब भी वहां पे हेल्प करने के लिए सिर्फ कौन था, फ्री इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे भी जब भी करंट फ्लो होगा तो उस केस में जब मूवमेंट होगी, चार्ज फ्लो करेगा, तो कौन फ्लो करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, दोनों भी करंट में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो भी इंड्यूस्ड होता है, फ्लो होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आहे आणि रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल आहे का, मग त्याच्याकडे मॅक्झिमम एनर्जी असते। व्हेरी गुड, अजून मॅक्झिमम एनर्जी तर आउटर मोस्ट शेल, व्हॅलेन्स शेल मधल्या इलेक्ट्रॉनकडे पण असते, नहीं का, बर जरा कमी असते है कि नहीं। फिर क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, फ्री है मतलब कैसा फ्री है, हाँ, ट्रांसफर हो सकतो, फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है उसके ऊपर। कौन सा फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। हमने जब एटम का मॉडल देखा था तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में ऐसे वेरियस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन को अपना ऑर्बिट मिलता है बेस्ड ऑन इट्स एनर्जी लेवल। जैसे एनर्जी आपको मालूम है, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में,
माइनस 13.6, देन माइनस 3.4, उसके बाद माइनस 1.51, वेरी गुड, देन माइनस 0.84 का 85 चालतं, 84 85 दोन्ही पण चालतं, ठीक आहे. एंड उसके बाद में फिफ्थ ऑर्बिट, उसमें फिफ्थ ऑर्बिट में कितनी है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माहित पाहिजे तुम्हाला, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है अदर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन मोस्ट एनर्जेटिक है. एंड अगर इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को, जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी है, कोई एक्सटर्नल सोर्स आने के बाद थोड़ी एनर्जी अगर प्रोवाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को गेन करके अपनी पोजीशन से जंप करके फ्री होने का ट्राई करेगा. और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि फिजिक्स में हमें वैलेंस के बाद में और एक बैंड इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, दैट इज कंडक्शन बैंड. और ये कंडक्शन बैंड मतलब क्या होता है, नथिंग बट ये लिमिट है अप टू विच न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन. तो अगर इस इलेक्ट्रॉन ने जंप करने के बाद कंडक्शन बैंड में एंटर कर लिया तो उस इलेक्ट्रॉन का मतलब उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता है, इट बिकम्स फ्री. और वो क्या बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है. एंड वही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है. लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हम जो मटेरियल्स होते हैं सराउंडिंग के, उनको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. जैसे कि फर्स्ट वन आता है कंडक्टर्स. अब कंडक्टर्स को हम इन जनरल डिफाइन करते हैं कि मटेरियल्स विच कैन अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सरफेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल्स, कुठले मेटल्स, कॉपर, ॲल्युमिनियम. अरे 2-4 मेटलचे नाव तर सांगा. प्लॅटिनम, एवढे महागडे कशाला, ठीक है, आयरन. उसके बाद में आता है इंसुलेटर्स. अब इंसुलेटर के बारे में क्या होता है इंसुलेटर में, मटेरियल विच डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सरफेस. एंड उसके बाद में और एक होते हैं दैट इज सेमी कंडक्टर्स. सेमी कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है, अर्धवट कंडक्टर्स. मतलब क्या होता है, मतलब इनके केस में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर इतने कम होते हैं कि वो प्रैक्टिकली कोई भी करंट इंड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है. इसलिए हमें सेमीकंडक्टर में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है जो हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कशन होने वाला है हमारा ओनली अबाउट कंडक्टर्स होगा. एंड कंडक्टर, इंसुलेटर, इन दोनों में हम जब भी सेपरेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो किसके ऊपर करेंगे, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर. यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो बनेगा कंडक्टर, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो बनेगा इंसुलेटर. यानी कि देखो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, कोई भी मटेरियल तो उसमें एटम होता है, मतलब उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन होते ही है. लेकिन फिर भी कुछ मटेरियल बिहेव करते हैं एज ए कंडक्टर, कुछ मटेरियल बिहेव करते हैं एज ए इंसुलेटर. उसका रीजन ये होता है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री होके जो ट्रैवल कर रहा है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, वो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए. तो कंडक्टर क्यों होता है, बिकॉज उसके पास, इंसुलेटर कंडक्ट क्यों नहीं करता है, बिकॉज उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है. असं का, ऐसे क्यों होता है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इंसुलेटर के पास नहीं है. वेरी गुड. जो हमने अभी डिस्कस किया था कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड होता है, इनके बिटवीन का जो सेपरेशन है कंडक्टर की केस में इस तरह से एकदम नेग्लिजिबल होता है, या फिर कभी कभी ये ओवरलैप भी करते. इसलिए क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन थोड़ी भी एनर्जी गेन करके जंप करेगा, वो लगेज फ्री हो जाएगा. लेकिन इंसुलेटर की केस में क्या होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इनके बिटवीन का सेपरेशन इतना लार्ज होता है कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी भी एनर्जी गेन कर ली और उसके बाद जंप करके फ्री होने का ट्राई किया, फिर भी वो कंडक्शन बैंड तक नहीं जाता. इसलिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सके, ठीक है. क्लियर है. फिर कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो प्रैक्टिकली हमारे कुछ भी काम का नहीं है, बस एक थ्योरेटिकली हम उसको डिस्कस कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यानी चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज अगर मोशन में आ गया तो उस केस में क्या होगा,
इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा। उसी तरह से न्यूक्लियस के सराउंडिंग में भी ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। बट यहाँ पे अगर बात सिर्फ इलेक्ट्रॉन की हो रही है, इसका मतलब हम Q को रिप्लेस करते हैं E से, एंड जो स्मॉल t होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल, उसको हम पीरियोडिक टाइम बोलेंगे, मतलब स्मॉल t बनेगा कैपिटल T। यानी इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन यहाँ पे बनेगा I इक्वल्स टू E अपॉन टी। अब इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन पढ़ी है, और सर्कुलर मोशन में हमें मालूम है कि लीनियर स्पीड और लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सरकमफरेंस। टाइम कितना लगेगा, पीरियोडिक टाइम। यानी यहां से हमें टी के लिए एक्सप्रेशन मिलता है 2 पाई आर अपॉन वी। ये टी की वैल्यू अगर हम यहां पे पुट कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक्सप्रेशन मिलता है EV upon 2 pi r. Electric current induced by revolving electron is given by EV upon 2 pi r, where E का मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, V का मतलब ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्यूशन की वेलोसिटी स्पीड कितनी होती है, हो लगेच कॅल्क्युलेट करणार आहे तू, काय नाटक करता, कर बरं कॅल्क्युलेट बघूच आता। हे आठवलं का कॅल्क्युलेट केलं, कर कॅल्क्युलेट करणं। हो, तुला फॉर्म्युला तरी आठवला का, 1.8। वा वा, व्हेरी गुड। वेलॉसिटी आता जूल मध्ये यायला लागली बरं का। कोणता फॉर्म्युला यूज केला तू, फॉर्म्युला सांग, वेलोसिटीचा फॉर्म्युला सांग फर्स्ट ऑर्बिट में। अरे फॉर्म्युला, जनरल फॉर्म्युला 2.18 कुठून आलं, एवढं नाही करत का तू, कोणता फॉर्म्युला यूज करत होती कॅल्क्युलेट करायला। चलो, कितनी होती है वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। वैसे ऑर्बिट चेंज होगा तो वहां पे वेलोसिटी चेंज होगी, एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। आर मतलब रेडियस, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन गया I इक्वल्स टू EV अपॉन 2 पाई आर। उसके बाद में I इज इक्वल्स टू E अपॉन टी था, यहाँ पे अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन टी, यानी कि हम टी को रिप्लेस कर सकते हैं बाय 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा E इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। चलो, हो गया। तो आज हमने न्यू टॉपिक शुरू किया है, कौन सा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है करंट, मतलब डिनोटेड बाय I, गिवन बाय I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q का मतलब चार्ज, T इज द SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ठीक है। डायमेंशंस स्केलर या वेक्टर है, स्केलर है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, I इक्वल्स टू NE बाय T। देन इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक तो EV अपॉन 2 पाई आर या फिर E इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। डेटा अगर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो एंगुलर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, ठीक है। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। अब एवरेज इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होगा, I एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है डिवाइडेड बाय उसको फ्लो करने के लिए हमने कितना टाइम दिया है, मतलब टोटल टाइम। यानी कि इन जनरल जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन, वो करंट एवरेज ही होता है, मतलब ये बनेगा I एवरेज इक्वल्स टू Q बाई टी।
एंड इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट केस में हमें पढ़ना था इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। अब इंस्टेंटेनियस में एंड एवरेज में क्या डिफरेंस होता है, हमने 1D में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया था। देखो एवरेज मतलब क्या होगा, टोटल अपॉन टोटल, मतलब चार्ज भी टोटल, टाइम भी टोटल। बट इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होगा, चार्ज फ्लोइंग एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करते हैं तो हम वहां पे लिमिट इंट्रोड्यूस करते हैं, लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, फिर ये बनेगा डेल क्यू बाय डेल टी। और इसकी मीनिंग क्या होती है कि हम जब भी चार्ज मेजर करेंगे उसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो टाइम इतना छोटा है, कितना छोटा है, जिसकी लिमिट टेंड्स टू 0 है, मतलब 0 नहीं है बट 0 के आसपास है, ठीक है। बट ये फक्त थियोरेटिकल पार्टसाठी आहे, आपल्याला याचा काहीच यूज नाही आहे। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय डी बाय dt ऑफ q, d by dt of q। instantaneous electric current is given by d by dt of q। यानी फिर से जो 1D में करते थे उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। आपको अगर बोला है सपोज कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय q इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, और आपको करंट फाइंड करना है एट सेकंड। तो सेकंड मतलब क्या हो गया, ये इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना पड़ता है, चार्ज की वैल्यू को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन का एक ही फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड होता है, पावर से मल्टीप्लाई करना है एंड पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 4t, t का डेरिवेटिव -1 प्लस 2 का 0, तो t दिया था 2, तो ये करंट बनेगा 4 इंटू 2 माइनस 1 यानी 7 एम्पियर। लेकिन वही अगर एवरेज करंट कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे कि एवरेज करंट कैलकुलेट करो फ्रॉम 0 से लेके 4 सेकंड तक, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जब t1 0 है तब का q1 निकालना पड़ेगा। कितना होगा q1, ये बघा t0 0, क्या बचेगा सिर्फ 2। उसके बाद में q2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, जब t4 है तब 4 स्क्वायर 16 का डबल 32 माइनस 4 28 प्लस 2 30, तो Q2 कितना बन गया, यानी कि यहाँ पे करंट बनेगा 30 माइनस 2 यानी 28 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कितना आ रहा है 7 एम्पियर। या केस मध्ये सेम असं प्रत्येक वेळी होणार नाही, ठीक है ना। एवरेज इंस्टंटेनियस मे बी सेम मे बी डिफरंट। चलो फिनिश्ड। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम करंट, मतलब अगर करंट गिवन है एंड करंट के ऊपर से हमें इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करना है, मतलब फिर से करंट किस फॉर्म में दिया जाएगा, फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जैसे टाइम की इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि I इक्वल्स टू क्या होता है, dq बाय dt होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो मैं dt को इधर सेंड करूंगा, तो dq इक्वल्स टू क्या बनेगा I इंटू dt। अब ये छोटा सा चार्ज है, अगर हमें टोटल चार्ज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसके लिए जो भी टाइम इंटरवल दिया जाएगा t1 से लेके t2 तक, t1 से लेके t2 तक I dt। मतलब देखो चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट एंड इन करंट को इंटीग्रेट करेंगे तो चार्ज, ठीक है। मतलब परत तेच डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो वही रिलेशन है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, ठीक है। एंड इसी के ऊपर से हमने वहां पे ग्राफ से रिलेटेड जो भी डिस्कशन देखा था, सपोज हमें ग्राफ प्रोवाइड किया है और ग्राफ दिया है Q वर्सेस T। Q वर्सेस T मतलब कौन है, चार्ज वर्सेस टाइम। और इस ग्राफ का अगर हम स्लोप लेंगे, ठीक है, यहाँ पे सपोज इस तरह से ग्राफ दिया है और अगर हम यहाँ पे थीटा लेंगे, मतलब यहाँ पे स्लोप लेने के लिए tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो अपोजिट साइड कौन है Q, एडजेसेंट कौन है T, तो ये बनेगा Q बाय T। यानी Q वर्सेस T ग्राफ अगर है
और इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा. तिकडे पण आपण तेच करतो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है और उसका स्लोप लेंगे तो क्या मिलता था, वेलोसिटी. एंड इसके बाद में क्या होगा, इंटीग्रेशन की केस है, मतलब अगर हमें ग्राफ प्रोवाइड किया है आई वर्सेस टी का और ग्राफ कुछ तो इस तरह से वैरी हो रहा है, तो इस ग्राफ का जो भी एरिया होगा अंडर द कर्व, ये शेडेड पोर्शन, ये एरिया क्या प्रोवाइड करेगा, क्यू यानी चार्ज. नवीन काहीच नाही, फक्त व्हेरिएबल बदलले बघा. ठीक आहे, तेच रिलेशन. खूप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक आहे बघा, इलेक्ट्रिक करंट, उससे रिलेटेड वेरियस फॉर्मूले एंड कैलकुलेट करने की प्रोसेसेस. अब स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इन केस ऑफ करंट फ्लो, in case of current flow through the conductors, in case of current flow through the conductors, only electron flows. ये कंडक्टर के लिए लिमिटेड है. हाँ, तो कंडक्टर छोड़ के अगर बाकी केस आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे दूसरे पार्टिकल फ्लो हो सकते हैं क्या, यस नो, डेफिनेटली हो सकते हैं. जैसे सेमीकंडक्टर में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स भी होते हैं, है ना. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अगर है तो वहां पे नेगेटिव आयंस होते, वैसे पॉजिटिव आयंस भी होते हैं. समझ में आ रहा है. गैसेस की केस में उसका अगर आयोनाइजेशन किया तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन अलग से एंड पॉजिटिव आयंस अलग से, मतलब डिफरेंट केसेस में जो कंडक्टिंग पार्टिकल्स है वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, लेकिन बात हम कंडक्टर की कर रहे हैं, तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट कौन फ्लो करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन करेगा. ठीक है, क्या लिहिलं मग, ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लोट्स. ठीक है, उसमें लिखो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्रॉम, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्रॉम, कहां से कहां तक होती है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रॉन की मोशन ऑलवेज कहां पे होती है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. बट कन्वेंशनल करंट फ्लो, कन्वेंशनल करंट फ्लो मतलब हमने जो साइन कन्वेंशंस बनाए हैं, आपण जे डिसाइड करतो त्याच्या अकॉर्डिंग करंट कहां पे फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल. ठीक है, हे लक्षात ठेवायचं. एक्चुअल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. हाँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल. ठीक है, नेक्स्ट. In case of current flow through the surface of conductor, in case of current flow through the surface of conductor, only free electrons, only free electrons can flow from negative terminal to positive terminal, या फिर from or through the surface of conductor. मतलब इलेक्ट्रॉन भी कौन से है, जो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन कुछ काम के नहीं होते. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे एक सर्किट बनाना है, और सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगेगा, रिक्वायरमेंट किसकी होगी, बैटरी की. बैटरी का मतलब क्या होता है, ये सोर्स है जो क्या प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस. क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जैसे यहाँ पे वेरियस वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट किए, अब ये वायर कंडक्टिंग मटेरियल की बन रही है, इसलिए इनके सरफेस के ऊपर हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं. ठीक है, अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है क्या, ऐसा और नो, ये वायर में से करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, चार्जेस तो है, फिर करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये चार्ज जो है वो फ्लो नहीं होंगे. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वायर है इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, एक एंड नेगेटिव टर्मिनल पे एंड दूसरा एंड पॉजिटिव टर्मिनल. तो ऐसे कनेक्ट करने से क्या होगा, करंट फ्लो हो गया. करंट की डायरेक्शन में देखो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां से कहां तक है,
ये इधर का निगेटिव्ह होता है, सेल बघितलाय ना, ते थोडंसं समोर आलेलं असतं वो पॉझिटिव्ह, पीछे का निगेटिव्ह, ठीक है। तो ये निगेटिव टर्मिनल है, यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के ये ट्रैवल कर रहे हैं कहां तक, ये पॉजिटिव टर्मिनल तक। समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया इसलिए सर्किट जला है, ठीक है। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक लाइट लगा देंगे तो क्या होगा, अभी सर्किट जलना नहीं। पवन तुला वायर जोड़ता था व्यवस्थित। अब ये किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रॉन की। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट हम डिस्कस करते हैं वो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कंडक्टर एंड इंसुलेटर कैसे वर्क करते वो अगर हमें देखना है तो यहाँ पे अगर हम, ठीक है, कंडक्टर रेजिस्टर नंतर बघू, हे कळालं का, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। आता थोडासा नाही, सगळ्यात जास्त इंपॉर्टंट पॉइंट कडे आपण डिस्कस करणार है, थोडंसं लक्ष द्या, एकदम सिंपल है। देखो अभी हमने जब कंडक्टर का डिस्कशन किया था तो वहां पे हमने देखा था कि कंडक्टर जो है वो कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हमने अब तक जो डिस्कशन किया है उसमें हमें इतनी बातें क्लियर हो गई थी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में पहले रिवॉल्व कर रहे थे, और ये रिवॉल्व भी कहां पे कर रहे थे, आउटर मोस्ट शेल में, जिसको हम इन जनरल वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अदर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन को और थोड़ी एनर्जी मिल गई, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, जंप करके कंडक्शन बैंड में चले गए, और हमने बोला कि वो फ्री हो गए। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास अदर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ गया। तो इसलिए क्या होता है कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर अगर इनकी मोशन देखेंगे तो ये जो कंडक्टर है इसके सरफेस के ऊपर जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो जो भी एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी ऑफ द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड, कळतंय का, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड म्हणजे किती, 1 लाख मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते। बट ट्रैवल करते टाइम होता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को, अभी एक इलेक्ट्रॉन है ये यहां से निकल गया और यहाँ पे रास्ते में दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो जाते टाइम ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है, एंड ये कोलिजन की वजह से इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगेन चेंज होती है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की उसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। कैसी मोशन होती है, रैंडम मोशन, म्हणजे कोण पण कुठं पण कधी पण कसं पण उड्या मारत फिरत असते, ठीक है। तो इस तरह की मोशन ये फ्री इलेक्ट्रॉन परफॉर्म करते। कब तक, जब तक हम कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक। अब ये कौन सी मोशन है इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की फ्री मोशन है, जिसमें इनकी वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, देखो कि जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, एंड ये दोनों इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसके सरफेस के ऊपर जो नेट करंट हमें मिलता है वो बन जाता है 0। मतलब कंडक्टर के सरफेस के ऊपर क्या होता है, पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके बाद में ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं होते, मोशन में होते, और उनकी मोशन कितनी होती है, मतलब वेलोसिटी कितनी होती है, इन द रेंज ऑफ मतलब सेम केस है गैसेस के मॉलिक्यूल्स की। गैस के मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, जैसे पहले सॉलिड होता है फिर लिक्विड होता है, और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, एंड उनके मोशन की सिमिलर मोशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन परफॉर्म करते हैं, एंड इस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल इनकी एनर्जी होती है वो इन जनरल नेचर में थर्मल के फॉर्म में होती है, मतलब हीट एनर्जी के फॉर्म में होती है। इसलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है इसको थर्मल वेलोसिटी भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का कुछ भी उपयोग नहीं होता है, बिकॉज इनकी वजह से इंड्यूस्ड होने वाला जो नेट करंट है वो कितना बनता है, 0 बनता है। लेकिन सेम कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करेंगे
तो पोटेंशियल डिफरेंस के कनेक्ट करने से क्या होता है, वही कंडक्टर था, बस हम अभी क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करेंगे. पवन पोटेंशियल डिफरेंस कसा कनेक्ट करायचा, वेरी गुड, बॅटरी लावून आता लावली तशी है ना. तो ये कंडक्टर है, उसके टर्मिनल के अक्रॉस हमने यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे निगेटिव ऐसे बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ये प्लस ये माइनस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द बैटरी. तो इसके बाद क्या होता है कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जितने सारे एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर ये एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ भी इंफ्लुएंस नहीं होता है. लेकिन जो फ्री स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी मोशन इस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, बाय वर्च्यू ऑफ दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं. एंड इनके ऊपर फोर्स एक्ट होने की वजह से इनको एक्सेलरेट होना पड़ता है. ठीक है, मतलब ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी मोशन छोड़नी पड़ती है एंड ये ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करते टाइम सारे इलेक्ट्रॉन को ये निगेटिव टर्मिनल रिपेल करता है एज वेल एज पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. एंड इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक इस तरह से एक डायरेक्शन में अलाइन होके ट्रैवल करते हैं. अभी यहाँ पे एंड यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे रैंडम मोशन थी इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करंट को कैंसिल कर रहे थे. यहाँ पे क्या हो गया, सब इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, इसलिए सब इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे. समझ में आ रहा है. बट प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन की मोशन ऐसे नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं होती है. इनके पाथ में दूसरे इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनके बिटवीन कोलिजन होता है, और कोलिजन में भी देखो जब तक वो फ्री स्टेट में थे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते. अभी उनके साथ क्या होता है कि उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी, बट ये फील्ड का एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, इसलिए ये कर्वीलिनियर पाथ फॉलो करके फिर कोलिजन परफॉर्म करते हैं. मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है पहले स्ट्रेट लाइन पाथ में थी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ पे क्या हो गई, कर्वीलिनियर हो गई. क्यों, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन के डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है. ठीक है, बट इन जनरल समझने के लिए हम ये दोनों डायग्राम जो है उनको कंसिडर कर सकते हैं. सारे इलेक्ट्रॉन को निगेटिव टर्मिनल ने रिपेल किया, पॉजिटिव टर्मिनल ने अट्रैक्ट किया, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने लगे फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू. इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है उसको कंसिडर करते हैं फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू. लेकिन जो कन्वेंशनल करंट होगा उसको हम पॉजिटिव टू निगेटिव कंसीडर करते हैं, इसलिए कन्वेंशनल करंट जो है ऑलवेज फ्लो होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. कौन से इलेक्ट्रॉन, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जब हमने कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट सेट हो गया. अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कौन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन करते क्या है, देखो इतनी मेहनत से फ्री हो रहे थे, फ्री होने के बाद इकड़े तिकड़े उड़े मार रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने इनको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके अगेन प्रेशराइज कर दिया, ते त्यांना अजिबात आवडत नाही. म्हणून इलेक्ट्रॉन अपनी जो पहली वाली फ्री मोशन थी उसको छोड़ते हैं एंड बाद में ड्रिफ्ट परफॉर्म करते हैं. क्या करते हैं, ड्रिफ्ट परफॉर्म करते हैं. अब ड्रिफ्ट का मतलब, गाड़ी चालते चाका फिरत असतील तर वो फ्री मोशन हो गई. उसके बाद अगर हमने स्पीड में ब्रेक्स अप्लाई किए, इंस्टंटली रुकती है क्या गाड़ी, थोड़ी देर और ट्रॅव्हल करते, लेकिन चाका फिरतात का, हो म्हणतो. ब्रेक्स अप्लाय केल्यावर कोणते चाका फिरतात बेटा पवन, असं नको करू ना, मागची चाका फिरत असतात पुढचे ब्रेक दाबल्यावर. कोणत्या गाड्या बघतो तू, अशी आर्मी ट्रक मध्ये होतं का. ठीक है, क्या होता है वहां पे ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद व्हीकल तो मूव होती है लेकिन व्हील्स रोटेट नहीं होते, तो उस बिटवीन जो परफॉर्म होता है उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट. तो ड्रिफ्ट म्हणजे काय, घसरणं. कळालं ना. तो इलेक्ट्रॉन की कंडिशन ऐसी होती है कि इनको कोई तो आगे से खींच रहा है आणि कोणतरी पाठीमागून ढकलतंय. हे लहान बाळ ना, तो शाळेत जायचं जीवावर आलं त्याला घरचे कसे ओढत घेऊन जातात, वैसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचते हुए हम लेके आते फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. इसलिए ये क्या करते हैं, ड्रिफ्ट परफॉर्म करते हैं. एंड ड्रिफ्ट के टाइम इनकी वेलोसिटी बनती है इन द रेंज ऑफ 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड. देखो 10 to the power 5 से 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड. समझ में आ गया. ये कब, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाय करेंगे तब. म्हणून आपण स्विच ऑन केलं की लाईट लागायला जो वेळ लागतो 2-4 मिनिट, का कशामुळे लागतो, लागतो का, मग लागत असेल तर तुमचा लाइट खराब है, डिम लाइट है. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक करंट को टाइम नहीं लगता है, इंस्टेंटली स्विच ऑन किया वहां पे एक्शन होती है. जर वेळ लागत असेल तर फॅनची मोटर
खराब होत आली किंवा लाईट काहीतरी प्रॉब्लेम आला म्हणून तो हळूहळू लागतो असं तुम्हाला वाटत असेल, कळालं ना? क्या होता है एक्चुअल में, ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो करंट की कंडीशन ऐसी नहीं की इकडच्या कोपऱ्यातला इलेक्ट्रॉन इथं पोहोचला मग ते करंट फ्लो झालं. इनका काम क्या है कि जाके कोलाइड होना है नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ. समझ में आ रहा है ना? तो इनकी वेलोसिटी एक्सट्रीमली कम है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन के नंबर इतने ज्यादा होते हैं. कितने ज्यादा होते हैं? कंडक्टर में अगर कंसीडर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अराउंड 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 29 तक, कहते का नंबर है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर 10 टू द पावर 23 के बियॉन्ड होते हैं. समझ में आ रहा है ना? तो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एका डायरेक्शन मध्ये निघले, स्पीड किती कमी असली तरी पण त्यांना काय करायचं आहे, जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है त्याला धक्का द्यायचा है, उसके साथ जाके कोलाइड होना है. उसको कोलाइड हो गए, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसी पाथ के अलोंग जाके आगे के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा एंड ये कोलिजन से इलेक्ट्रिक करंट जो सेट होगा उसकी स्पीड नियरली अबाउट स्पीड ऑफ लाइट होती है. सो वाटतं तुम्हाला, तो तुमच्या ब्रेनचा टाइम लॅग आहे, कळालं ना? इलेक्ट्रिक करंटला वेळ लागत नाही, नियर अबाउट लाइट की स्पीड होती है उसी स्पीड से इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल करता है. कळालं ना? एवढी कमी वेलोसिटी असून पण अगर वो सोडून देतील ते ड्रिफ्ट करायचं आणि चांगलं मोकळ्या मनाचं ट्रॅव्हल करतील 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड से, तो क्या होगा? काय कळलं का ये डिफरेंस? अब इस बिटवीन क्या होता है, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो हमने जो डिस्कस किया था, इनके ऊपर एक्ट होता है फोर्स. फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोवाइड करेगा? मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे थे उनके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो बनेगा E इंटू कैपिटल ई. हा फॉर्मूला कुठून आला, क्लियर है? F इक्वल्स टू क्यू ई था, क्यू का मतलब यहाँ पे E है, E मतलब इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने के बाद इंड्यूस्ड हो गई थी. फिर फोर्स अप्लाई होने के बाद ये क्या होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, तो इनका एक्सेलरेशन बनेगा F बाय एम. यहाँ पे F का मतलब एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. काय हे बघा, आपण पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करतो, पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केल्यामुळे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होते आणि फोर्स अप्लाय करायला रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक फील्ड असते. पोटेंशियल म्हटलं तरी चालेल पण ते इनडायरेक्ट होतं, कळालं ना? असं चुकीचं नाही. तो ये बना F बाई एम. एम का मतलब किसका मास? सेल का. जो एक्सेलरेट होने वाले उनका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास. ठीक है, तो ये बनेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू E इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम. बस यहाँ पे कन्व्हेन्शनली लिखते टाइम मायनस साइन लेना पड़ता है. ठीक है, आपण नाही घेणार बट मायनस साइन प्रॅक्टिकली असतं. आता हे का असतं? पॉझिटिव्ह नसतोच, फक्त निगेटिव्ह असतो. वेरी गुड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड ये इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होती है? ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है इस डायरेक्शन में, ये ई वेक्टर है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन होता है. ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हाइल इट इज परफॉर्मिंग ड्रिफ्ट. कळा लो? चलो नेक्स्ट पॉइंट. आता हे सगळं काही थेरॉटिकल पॉइंट टू पॉइंट मी लिहून देणार नाही आहे, समजले सगळ्यांना? ठीक आहे, नेक्स्ट. हे लिहून घेता का? पीडीएफ घ्या नंतर. ठीक आहे, नेक्स्ट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Before application of potential difference, before application of potential difference, the free electrons on the surface of conductor, free electrons on the surface of conductor, free electrons on the surface of conductor travels in all possible direction with very high velocity. Which is also known as thermal velocity. And कितनी होती है?
10⁻+5 मीटर पर सेकंड. But because of random motion of electrons, because of random motion of electrons, net current induced by free electrons will be 0. Net current induced by free electrons will be 0. When terminals of conductors are connected across potential difference, then electron experiences force due to an external electric field, by virtue of that force, electrons accelerated in the opposite direction to that of applied electric field, and performs drift with velocity in the range of 10⁻⁻⁴ meter per second. Known as drift velocity. चलिए, उसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? F equals to E into capital E. Then acceleration of electron E into capital E upon M. माइनस का मतलब क्या होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं. ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन के ऊपर से हमें वेलोसिटी चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज करेंगे V इक्वल्स टू U प्लस AT. बट प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन जो है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहे थे. मतलब एवरेज वेलोसिटी इनिशियल कितनी बनेगी? 0. एंड अभी की जो वेलोसिटी उसको हम बोलेंगे VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब क्या बनेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? E इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू T. लेकिन जो टाइम हम यहाँ पे लेते हैं वो टाइम होता है टाउ. और यहाँ पे जो हमने टाउ यूज किया है इसका मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम. क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम. अब ये रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या हो गया? टाइम पास. वेरी गुड. टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. क्या हो गया? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. जो दो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होने वाला था उसके इन बिटवीन जो टाइम है उसको हमने बोला रिलैक्सेशन टाइम. तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? कन्सेप्ट क्लियर झाली ना? इलेक्ट्रॉन कसं त्यांना ओढत घेऊन चाललं जातं. ठीक आहे, तो उस केस में वेलोसिटी कितनी होती है? स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन यम इंटू टाउ. ई का मतलब
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? ई का मतलब कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? कितनी पण होती है, बराबर। अप्लाई किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनता है स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ। देन टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, ये कितना होता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। देखो टेम्परेचर बढ़ गया मतलब क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ गई मतलब क्या होगा? दो कोलिजन के बिटवीन जो डिस्टेंस कवर करना था उसको कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम कम हो जाएगा, मतलब ये टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, ठीक है। एम मतलब कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg। हो, पण इथं काय होतं ना की कॅपिटल ई पण येतो, मग ई कॉन्स्टंट नाही होत ना या केसमध्ये। हो गया। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी का मतलब जी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया normally through the surface of conductor, through the surface of conductor। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, लेकिन कैसे? नॉर्मली। नॉर्मली म्हणजे परपेंडिकुलर, ठीक है। थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी, डिनोटेड बाय J, given by J equals to I by E, where I is the, E का मतलब, तो ये यूनिट फॉर करंट डेंसिटी क्या होगा? एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। करंट डेंसिटी स्केलर या वेक्टर है? करंट डेंसिटी वेक्टर है, स्केलर है। एक्चुअल में इनका रिलेशन इस तरह से होता है, J वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल्स टू I। अरे म्हणजे एक पेशंट येऊन सांगतोय मला टेम्परेचर ताप आली आहे, नाही नाही तुला ट्यूमर झालेला आहे, तुला काय म्हणायचं, तुला करोनाच झालेला आहे, असं काहीतरी आकांक्षा तुझं। म्हणजे तुझ्या डोक्यावर ॲरो दिसतोय तरी पण काय, नाही नाही स्केलरच आहे, काऊन तो डॉट प्रोडक्ट घेतला म्हणून। तुम्ही कळलं का कन्फ्युजन काय सांगते तू म्हणून? काय मग करंट डेन्सिटी स्केलरच, करंट डेन्सिटी वेक्टर आहे। बर, हे रिलेशन मी लिहिलंय ना, हे करेक्ट आहे, हे आहे रिलेशन असं। मग आता करंट डेन्सिटी स्केलर आहे वेक्टर आहे? स्केलरच आहे। पण स्केलर म्हणतोय मी, हे ॲरो ड्रॉ केलाय म्हटल्यानंतर वेक्टर असेल ना, काय अडचण काय? पण आम्हाला वाटतं की ते स्केलर आहे म्हणून। हे म्हणजे काय? मध्ये सांगितलं होतं की सरफेस एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी बट एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कळालं ना? तो ए वेक्टर हा स्केलर का वेक्टर आहे? वेक्टर आहे। तसंच ए वेक्टर हा स्केलर आहे का वेक्टर आहे? वेक्टर आहे। बट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर यांचा डॉट प्रोडक्ट घेतला म्हणून डॉट प्रोडक्टचा रिझल्टंट काय आहे? स्केलर आहे, कारण तो करंट। कळालं?
करंट डेंसिटी क्या है? करके इनको electric current is not normal surface, then नॉर्मल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा फिर हमें? फ्लक्स में क्या करते थे? कंपोनेंट लेते थे। वेरी गुड, यहाँ पे भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा और J इक्वल्स टू बनेगा I अपॉन A cos ऑफ थीटा। If electric current is not normal to the surface, then current density is given by, निकिता ओके का था? Then current density is given by J equals to I upon A cos of theta, where theta is the angle between and direction of current. Theta is the angle between normal to the surface and direction of electric current. तर इलेक्ट्रिक फील्डचं फॉर्म्युल्यामध्ये नाही ना कुठे ई, जर मी लिहून दिलं इथं की डायरेक्शन बिटवीन नॉर्मल अँड अँगल बिटवीन नॉर्मल अँड इलेक्ट्रिक फील्ड, परत तूच विचारायला सर इलेक्ट्रिक फील्ड कुठून घ्यायची म्हणून. एक इकडे आणि एक इकडे असं काय समजून नंतर. ठीक आहे, चला नेक्स्ट. एसआय युनिट फॉर करंट डेन्सिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वेअर. डायमेन्शन्स L-2 I1. क्लियर है करंट डेंसिटी. नेक्स्ट मोबिलिटी. क्या होता है मोबिलिटी? देखो यहाँ पे हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखा है Vd इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम E इंटू टाउ डिवाइडेड बाय M इंटू कैपिटल E ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे जो कंप्लीट ब्रैकेट आ रहा है ये कांस्टेंट बनता है. स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम गिवन टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट होता है, कैपिटल M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है वो कांस्टेंट है. इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करेंगे उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, एंड इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं उसको बोला जाता है म्यू. एंड यहाँ पे जो म्यू है इसका मतलब क्या हो गया? मोबिलिटी, विच इज गिवन बाय रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. या फिर मोबिलिटी, यहाँ पे हम भी ब्रैकेट में जो कांस्टेंट लिया था उसके अकॉर्डिंग लिखना है तो E इंटू टाउ डिवाइडेड बाय M ऐसे भी लिख सकते हो गए. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कितना मोबाइल है, मोबाइल है मतलब मूव करने के लिए कितना एबल है. ठीक है, कितना मूव हो सकता है. चलो हो गया. नेक्स्ट हो इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट हे बघा आजच्या लेक्चरचा जो कंटेंट आहे करंट इलेक्ट्रिसिटीचा तोच फक्त तुम्हाला प्रिपेअर करायचा. कळालं ना? यानंतर ज्या काही कॉन्सेप्ट आपण डिस्कस करणार आहे नेक्स्ट सॅटर्डे पर्यंत त्या खूप जास्त सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. तिथं थिओरटिकल किंवा फॉर्म्युले प्रिपेअर करायचं काहीच नाही, आपल्याला फक्त क्वेश्चन सोडवायचे. बट हे जे आहे ना खूप कन्फ्युजिंग आहे. करंट डेन्सिटी परत तेच वाटतं स्केलर आहे की वेक्टर आहे, ए कॉस थीटा वर होतं की खाली होतं, मल्टिप्लाय होतं की डिवाइडेड होतं. ठीक आहे ना? त्यामुळे आजचा जो कंटेंट आहे तो जास्त इंपॉर्टंट आहे, बाकी सिंपल आहे. इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब उसके लिए देखो हम एक नॉर्मल कंडीशन कंसीडर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई भी कंडक्टर है और इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से क्या फ्लो होने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा मतलब कौन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो होने वाले हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ बातें यहाँ पे कंसीडर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम इस कंडक्टर की लेंथ को कंसीडर करेंगे L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A, तो A मतलब क्या बन गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब उसके बाद में हम यहाँ पे VD लेंगे, VD मतलब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में V का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, हम जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कळतंय का, हे नॉर्मल कन्व्हेन्शन आपण प्रत्येक वेळी यूज करतो तेच आहे। बस यहाँ पे हम एक स्मॉल एन यूज करेंगे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और स्मॉल एन का मतलब केटीजी में क्या था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कौन बन गया, स्मॉल एन। अब अगर स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है तो हमें यहाँ पे कैपिटल एन लेना पड़ेगा। कैपिटल एन का मतलब क्या होगा, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एवढं अवघड नाही आहे, हे बघा कॅपिटल एन म्हणजे टोटल इलेक्ट्रॉन, त्याला व्हॉल्यूमने डिवाइड केलं म्हणजे काय झालं, स्मॉल एन। कळलं इथपर्यंत। अब इसका ही मतलब क्या हो रहा है कि ये कैपिटल एन अगर हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन को V से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आता मी काय सांगितलं, कैपिटल एन है उसको V से डिवाइड किया तो स्मॉल एन मिल गया, तो V फक्त मल्टीप्लाई केलं तो कैपिटल एन इक्वल्स टू क्या हो गया, स्मॉल एन इंटू V। स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, बट ये वॉल्यूम है कंडक्टर की क्या होती है, सिलेंड्रिकल लेंगे तो एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर, नहीं एरिया इंटू लेंथ, तो कैपिटल एन इक्वल्स टू कितना हो गया, स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल। स्मॉल एन पर युनिट व्हॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ व्हॉल्यूम, परत तेच व्हॉल्यूम व्हॉल्यूम कट झाल्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। बट जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट बोलते हैं हम उसको, ये क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि ये L विल बी रिप्लेस्ड बाय VD इंटू टी। यहाँ पे पुट करेंगे तो कैपिटल एन कितना आ गया, स्मॉल एन ए VD इंटू टी। क्या है कैपिटल एन मतलब, तेच टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे करंट फ्लो करने के लिए मूव होना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो इसके ऊपर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज जो फ्लो होने वाला है थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, क्या होता है चार्ज, Q इक्वल्स टू होता है N इंटू ई। बट यहाँ पे कैपिटल एन लेना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल एन का मतलब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लिया है, और हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज Q कितना बन गया फिर, N A V D इंटू ई इंटू टाउ। टी मतलब वही रिलैक्सेशन टाइम था इसलिए उसको टाउ बोल दिया, टी म्हटलं तरी काही फरक पड़त नहीं। ये क्या हो गया, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गिवन सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्लियर। यहां तक हमें फाइंड क्या करना था, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, बट इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। बट Q की वैल्यू कितनी थी, N A V D इंटू ई इंटू टाउ गया, टी गया, दोनों एक से, तो यहाँ पे टी टी, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना मिल गया, Na Vd E, Na Vd इंटू ई। कळलं।
एंड यहाँ से अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी बनेगी, आई अपॉन एन इंटू ए इंटू आई अपॉन एन इंटू ए इंटू ई। आई का मतलब एन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अभी करंट आ गया, इसके ऊपर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट डेंसिटी। क्या होता है करंट डेंसिटी का मतलब, परत तेज इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, यानी आई बाय ए। बट यहाँ पे आई कितना था, एन ए वी डी ई डिवाइडेड बाय ए, एरिया एरिया। तो करंट डेंसिटी क्या हो गई, एन इंटू वी डी इंटू ई, J इक्वल्स टू एन इंटू वी डी इंटू, एंड इसके ऊपर से फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, वी डी इक्वल्स टू J अपॉन एनी। कळलं का पण, परत फ्रॉम स्टार्ट, कंडक्टर है, एरिया ए है, लेंथ यल है, इंपॉर्टेंट कौन है, स्मॉल है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, उसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए कैपिटल एन बना, स्मॉल एन इंटू वी, बट वी का मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ। लेंथ को हमने रिप्लेस किया था वी डी इंटू टी से, ठीक आहे। ही स्टेप इंपॉर्टंट सगळं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आणायची कुठून, एकदा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आली बाकी सगळं सिंपल आहे। झालं लिहून। इसमें डिपेंड करेगा, अगर टोटल टाइम लिया तो लेंथ टोटल लेनी पड़ेगी कंडक्टर की, रिलैक्सेशन लिया तो बस फ्री पाथ जो होता है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो आगे, हमने इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव किया है। क्या था इलेक्ट्रिक करंट, आई इक्वल्स टू एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई, यहाँ तक क्लियर है। बट वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला भी हमने पहले देखा था, क्या होता है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय यम इंटू टी। टाऊ दोन्हीची मिनिंग एकच आहे, ठीक आहे। कधी टी म्हटलो टाऊ म्हटलो कन्फ्युजन नका हो, टाऊ एकदाच बरं वाटतो, आता टीच घेऊ पण त्याला, ठीक है। तो यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या हो गया, ये एन ई स्क्वेयर ए, बोला एन ई स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय एम इंटू टी, ब्रॅकेट के बाहर कौन है, कैपिटल ई। सिंपल मैथमेटिक्स से वीडी ला काढलं, स्मॉल ई स्क्वेयर, कैपिटल ई एज इट इज, टी एज इट इज, एम एज इट इज। बट हमने इंटेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इनके बिटवीन का डिफरेंस देखा था, ई इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाय एल होता है। इसको पुट कर देंगे तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एन इंटू ई स्क्वेयर इंटू ए इंटू टी डिवाइडेड बाय एम इंटू ई था, अब कौन है, वी बाई एल होता है। अब अगर यहाँ पे हम ये I अपॉन V इसको एक साइड में लेंगे, कैसे लिया, ये मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में आ गया, तो ये बन गया I अपॉन V इक्वल्स टू कौन है, एन इंटू ई स्क्वेयर इंटू ई इंटू टी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम इंटू एल। अब दोनों साइड को उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या होगा, V बाय I इज इक्वल्स टू एम इंटू एल डिवाइडेड बाय एन इंटू ए स्क्वेयर ए। क्लियर है, दिस विल प्रोवाइड
V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ आगे पढ़ने वाले, बट कसा येतो तो असा येतो, ठीक है। तो V बाय आई इक्वल्स टू क्या आ गया फिर, ml अपॉन एन स्क्वायर ए इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू आर। मतलब रेजिस्टेंस ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के साथ कैसे डिपेंडेंट होता है, उसके लिए रिलेशन। काय झालं पाहून लिहायचं होतं, लिहून घे ना। बरं, समजून हे सगळे येडे पहिले लिहून घेत आहे ना, नंतर समजून घेतात। हो गया। अब आगे देखो कुछ बेसिक कॉन्स्टंट जे तुम्हाला 9वी 10वी पासून माहिती आहेत ते परत एकदा डिफाइन करायचे आहेत आपल्याला। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कैसे होता है, नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कंबाइन करेंगे तो R बनेगा प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ये R इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू L अपॉन ए, वेयर रो का मतलब होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ गई। अब ये रेजिस्टिविटी यानी कौन है, रो इक्वल्स टू क्या हो गई, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, कुठून आलं हेच रिअरेंज केलं फक्त, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी मतलब क्या है, इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो करंट के फ्लो को कितना अपोज करेगा, ठीक है। मतलब ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, विच इज गिवन बाय आर इंटू ए अपॉन एल। अब ये रेजिस्टिविटी के बाद में और एक पॉइंट यहाँ पे आता है, दैट इज कंडक्टिविटी। क्या होता है कंडक्टिविटी का मतलब, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, यानी सिग्मा इक्वल्स टू बनेगा 1 अपॉन रो, यानी कि सिग्मा इक्वल्स टू बनेगा L अपॉन आर इंटू ए, माहिती नहीं। उसके बाद में रेजिस्टेंस को हम बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन में रिक्वायर्ड इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब टेंडेंसी है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगी, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस होती है ओम्स लॉ में, इसलिए R इक्वल्स टू बनेगा V बाय I। अब रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओहम, तो रेजिस्टिविटी का क्या बनेगा, ओहम मीटर। अब रेजिस्टेंस के बाद में और एक कांस्टेंट आता है, दैट इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, इसको G से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है कंडक्टेंस मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और ये कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा फिर, 1 अपॉन ओहम म्हणजे पर ओहम, और MHO, वेरी गुड, और साइमंड्स, वेरी गुड, इसका यूनिट होगा पर ओहम और MHO और सीमेंस, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या बनेगा फिर, ये ओहम मीटर था तो ये बनेगा पर ओहम पर मीटर और सीमेंस पर मीटर। कळता है तीन कांस्टेंट, रेजिस्टर सॉरी रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, क्लियर है। अभी हमें फिर से इनको इस इक्वेशंस में अरेंज करना है। यहाँ पे V अपॉन आई इक्वल्स टू कौन है, R है, विच इज इक्वल्स टू कौन है, M इंटू एल अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर ए अपॉन टी। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, R इज इक्वल्स टू, बोलो, R इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय n इंटू ई स्क्वायर टी इंटू L अपॉन ए।
काय केलं आपण, फक्त एल बाय एला बाहेर काढलं, कळतंय का? ये ब्रॅकेट काय रिप्रेझेंट करेगा, कुठून, हे बघा, हो, आर इक्वल्स टू क्या था, रो इंटू एल बाय, यहाँ पे क्या है आर इक्वल्स टू, मतलब हमें यहाँ पे रेजिस्टिविटी के लिए रिलेशन मिल गया, ठीक है, इकडेच लिहून टाकू, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो गिवन बाय रेजिस्टिविटी, यानी कि रो। कैसे डिराइव किया इसका रिलेशन, आर इक्वल्स टू क्या था, आर इक्वल्स टू क्या था, आर इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर इंटू ए इंटू टी, बोलो, एम इंटू एल अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टी। अब इसमें हमने क्या किया, बस यहाँ पे m अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टी, इसको ब्रैकेट में लिया, इंटू लिखा l अपॉन ए, तो यहां से हमें ये ब्रैकेट मिल गया रो, और रो का मतलब यहाँ पे m अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टी, ये हो गया रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है आर ए बाई एल, लेकिन मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट कैसे है, तो उसके लिए एन रिस्पॉन्सिबल है हर एक केस में। एन मतलब हर एक क्वांटिटी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिपेंड कर रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एन के ऊपर। इसलिए अगर डेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर युनिट व्हॉल्यूम के फॉर्म में दिया तो आपले जुने फॉर्म्युले तिथं कामाचे नाही, ठीक आहे, आज जे बघतोय आपण ते यूज करणार, ठीक है। तो ये हो गया रो यानी रेजिस्टिविटी। लगा। अब उसके बाद में हमने जे के लिए फॉर्मूला देखा था, जे मतलब कौन था, करंट डेंसिटी। क्या था करंट डेंसिटी, अरे फॉर्मूला सांग, तो नहीं, इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, एन इंटू वी डी इंटू, अब यहाँ पे वी डी मतलब कितना था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी। इसको पुट करेंगे तो J इक्वल्स टू क्या बनेगा, J इक्वल्स टू पवन एन इंटू ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम इंटू टी इंटू कौन है, कैपिटल ई। नाही कळत आहे, एवढे का शांत झाले मग, हे बघा फक्त हे व्हीडी की नाही त्याचा फॉर्म्युला पुट केला, मग ऑलरेडी ई होतं, ई इंटू ई स्क्वेयर, एन एज इट इज है, बाकी टी बाई एम, कैपिटल ई को बाहर लिखा है। अब ये एन स्क्वेयर टी अपॉन एम, ये कुठेतरी बघितलंय आपण, रो इक्वल्स टू क्या है, एम अपॉन एन स्क्वेयर इंटू ई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर जे इक्वल्स क्या है, 1 अपॉन रो इंटू ई, मतलब जे इक्वल्स टू हो गया ई बाय, एंड इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, आणि एक्चुअल में ये ओम्स लॉ होता है, जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू, कळलं, खूप जास्त वर्क करायचं आहे, सोपं आहे, फक्त नवीन है। चलो हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, उनके उधर के एंड इधर के दोनों फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद में रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। कळलं का पवन, अब ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ, देखो ये जो फॉर्मूला अभी देखा है हमने ओम्स लॉ के लिए, क्या था, J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, बट J क्या होता है, J
करंट अपॉन एरिया. सिग्मा मतलब हे बघा रो इक्वल्स टू आर ए बाय एल, तो सिग्मा इक्वल्स टू एल अपॉन आर ए. एंड ई का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, वी बाय एल. तो ये सारी इक्वेशंस अगर यहाँ पे J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई में पुट करेंगे तो क्या होगा? I अपॉन ए इज इक्वल्स टू यल डिवाइडेड बाय आर इंटू ए इंटू ई मतलब कौन? V अपॉन एल. तो एरिया एरिया, लेंथ लेंथ, कट क्या बचा? V इक्वल्स टू आई. ये होता है ओम्स लॉ जो तुम्ही लहानपणापासून स्टडी करता है. ठीक है, सो इसका स्टेटमेंट लिखो. इफ physical state of the conductor, if physical state of the conductor remains same, physical state of the conductor remains same. physical state मतलब क्या? लेंथ, एरिया, मास. ये जो फिजिकल स्टेट है ये अगर कांस्टेंट है then potential difference applied across terminals of conductors. Potential difference applied across terminals of conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. That is V is like to I and constant of proportionality यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो V इक्वल्स टू बनेगा I इंटू R. V इज इक्वल्स टू बन गया I इंटू R. Ohm's law. R is the constant of proportionality and उस constant को क्या बोलेंगे यहाँ पे? Resistance. Constant of proportionality known as resistance. कळलं ना? चलो हे पण लिहून ठेवा ब्रॅकेट मध्ये. ऍक्च्युअल ओम्स लॉ आता घ्यायचं. चलो फिनिश. आता क्लियर आहे का निकिता? हे बघा एकदम सिंपल टॉपिक आहे, करंट इलेक्ट्रिसिटी. आतापर्यंत काय काय डिस्कस आपण फक्त इलेक्ट्रिक करंट, करंट एसी, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देन मोबिलिटी, उसके बाद रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड अभी अभी डिस्कस किया वो ओम्स. ओम्स लॉ में क्या मिला हमें? रेजिस्टेंस. अब ये रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस डाउन. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब एम्पलीट्यूड. वेरी गुड. Resistance is a tendency to oppose electric current. Tendency to oppose electric current. इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की जो मटेरियल की या फिर मैटर की टेंडेंसी होती है इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस. ठीक है, बट ये रेजिस्टेंस प्रोव्हाइड कोण करता है? मटेरियल कशापासून बनतं? मॅटरपासून. मॅटरमध्ये कोण असतं? ॲटम असतो. ॲटममध्ये कोण असतो? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. मग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सोडून कोणीच नसतं. कळालं ना? तो रेजिस्टेंस कोण प्रोव्हाइड करतो? इलेक्ट्रॉन तर करंट फ्लो करून चालले ना, पडलेले. जे फ्री नाही ते व्हेरी गुड, म्हणजे त्यांना काय म्हणतो आपण? पडलेले. रिवॉल्विंग. हे बघा सिंपल मैकेनिज्म होता है रेजिस्टेंस का. अब ध्यान से देखो, इससे रिलेटेड मैं आपको टेम्परेचर भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ. नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से करंट फ्लो होगा तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन को जहां पे मूव करना है वो पाथ फ्री नहीं होता है. उस पाथ के ऊपर कौन होता है? नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. और उस एटम में क्या होता है? सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और उसके सराउंडिंग में
ये निगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि ऐसे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म, एंड ऐसे नंबर ऑफ एटम्स उस इलेक्ट्रॉन के पाथ में आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके लेके जा रहा है। क्लियर है? अब उसमें होता क्या है देखो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने वाले हैं, ट्रैवल करने के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने के बाद इनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल तक ट्रैवल करते हैं। अब जब ये ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा देखो कि इनिशियली 3 + 3 + 3, मतलब जैसे कि 9 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं एक साइड में, एंड इलेक्ट्रॉन जब इस साइड में आएंगे तो अगर यहाँ पे 9 के 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब हम क्या क्या बोलेंगे, वहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो गया वो कितना बनेगा, 9 × E अपॉन T टाइम। अरे करंटचा पहिला फॉर्म्युला होता ना NE/T, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर हमने बस 9 कन्सिडर किए, एवढे कधीच नसतात, खूप जास्त असतात बट आपण तेवढे ड्रॉ नहीं करू शकत, कळलं का? तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन क्या है देखो, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, लेकिन ट्रैवल करते ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा इसके मोशन में ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एट द सेम, अब दोनों भी चार्जेस कौन है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन इस रिपल्शन प्रोसेस में ये जो न्यूक्लियर पावर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ये अपनी मोशन डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे रोक देता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटक गया। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के साथ में और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, मतलब टोटल 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के नंबर जो ट्रैवल करने वाले, फ्लो करने वाले वो कम हो गए, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट तो होता है I = NE/T, यानी कि N एंड I आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते टू, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे, ट्रैवल करेंगे, वो अगर कम हो गए तो उससे इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? एंड ये इलेक्ट्रिक करंट कम हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट को अपोज हो गया, एंड इसी इलेक्ट्रिक करंट के अपोज को हमने क्या बोला है, तो ये रेजिस्टेंस किसने प्रोवाइड किया, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को, बट ये इनिशियल स्टेज में था। इसके बाद होता क्या है देखो, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे रुक गया, मतलब इसकी वेलोसिटी हो गई 0, वेलोसिटी 0 हो गई मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, ऐसे नहीं होगा, तो क्या होगा, ये एनर्जी को कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ हीट, वो सारी जी अबसलाइज गेन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो ना काय, वेरी गुड, एनर्जी मिळेगा ना, ठीक है, तो ये सारी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब इस एनर्जी गेन करने के बाद इस काम क्या करना है, उड़े मारना है, उड़े मार के क्या करना है, उसको फ्री होना है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पोजीशन के अबाउट जंप करेगा यहाँ। अब इसके जंप करने से क्या होगा कि यहाँ पे पहले सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की मोशन को ये अपोज करता था, लेकिन एट द सेम टाइम ये सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसकी मोशन भी ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे अपोज करेगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो रहा था, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेम सिचुएशन इस इलेक्ट्रॉन की होगी, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन अपोज करेगा, तो पहले 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अब कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उससे क्या होगा, अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगी, इसको पहले एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती थी, अभी 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलेगी, मतलब ये अजून जोरात उड्या मारणार, मतलब इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा, जैसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, इसका मतलब आने वाले थे 5, कितने आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपोज करता है कौन है, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन या फिर वाइब्रेटिंग एटम, क्योंकि जब ये वाइब्रेट नहीं कर रहे थे तब 2-3 इलेक्ट्रॉन मतलब उनको अपोज हो रहा था, तो वो नेग्लिजिबल था, इसलिए हम टेम्परेचर जो 0 होता है वहां पे रेजिस्टेंस सबसे कम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे हम सुपर कंडक्टर्स, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब ये समझ में आ रहा है, जैसे जैसे करंट फ्लो होता जाएगा, यामुळे काय होतं, थोड्या वेळानंतर मोबाईल गरम होतो, बरोबर है, कुठलं पण इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिथून करंट फ्लो होणार है, आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, हीट होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो हीट आती कहां से, यहाँ से आती है,
एंड ये हीट के प्रोडक्शन से क्या होता है, हीट के प्रोडक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट और कम होता है। समझ में आ रहा है क्या, मतलब रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के लिए दो सोर्सेस है, एक एक्सटर्नली भी बढ़ा सकते हैं, एंड अगर एक्सटर्नली नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इंटरनली भी बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, गुड मॉर्निंग, ये होता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्या था लिमिटेशन, देखो जब अपने ओम्स लॉ तो उसमें सरल शब्द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब अगर हम E वर्सेस R इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा पास्ट रीजन। बट हमने यहाँ पे जो बातें रेजिस्टेंस से रिलेटेड डिस्कस की है, यहाँ पे हमने देखा कि फिजिकल स्टेट तो कांस्टेंट है, हमने एक्सटर्नली कोई भी टेम्परेचर वेरी नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू कम हो रही है। मतलब इसके बाद आते जाएंगे तो भी करंट इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। जो V एंड I का ग्राफ होता है वो इस तरह से, I का ग्राफ जो है इस तरह से एक पर्टिकुलर स्टार्ट में जब टेम्परेचर नेग्लिजिबल था तब तक ये स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन एक पॉइंट पोटेंशियल कितना भी बढ़ाओ उस करंट वैल्यू को, इधर मतलब V कितना भी बढ़ाओ ये यहाँ से बेंड होके ये पोटेंशियल एक्सिस के टुवर्ड्स घिसता जाता है। मतलब यहाँ पे ओम ने बोला था ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, बट प्रैक्टिकली ये क्या करता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है। मतलब इसके बियॉन्ड करंट नहीं बढ़ेगा, करंट क्या होगा, एक तो कांस्टेंट रहेगा, और पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट कम होता जाएगा। उसका रीजन क्या है, खड़ा लगा। एंड यही से आता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में देखा था स्टार्ट में, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो टेम्परेचर के वैरी होने से वैरी होती है, उसमें हमने रेजिस्टेंस थर्मोमीटर देखा था। क्या था रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में, वहां पे टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता था। ठीक है, क्यों बढ़ता था, लगा। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या है, टेंडेंसी, जिसका काम है किसको अपोज करना, इलेक्ट्रिक करंट को। एक्चुअल में कौन अपोज करता है, व्हायब्रेटिंग एटम्स। फक्त इलेक्ट्रॉन का नाही म्हणायचं, कारण ती एकदम इनिशियल कंडिशन होती जेव्हा अपोज नेग्लिजिबल होता, बट आता सगळे फॉर्म मध्ये व्हायब्रेट करताय, बरोबर है। तो कौन अपोज करेगा, वाइब्रेटिंग एटम्स या फिर वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमें और एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, दैट इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसके दो लिमिटेशन है बेसिक, एक इट इज एप्लीकेबल फॉर ओमिक कंडक्टर्स ओनली, म्हणजे इन्सुलेटर आणि सेमीकंडक्टरला एप्लीकेबल नाही है। एंड दूसरा उसने बोला था ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन, असं कधीच नसतं, एक पर्टिकुलर लिमिट की फॉलो होगा, उसके बियॉन्ड पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो भी करंट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, क्लियर है। एंड इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। हे कळा लगा, लिहिण्याची गरज नाही आहे, काय लिहिणार ना याच्यामध्ये। ठीक, चलो नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंसी और डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस की एंड टेम्परेचर की डिपेंडेंसी क्या होती है। एकदम सिंपल है, देखो क्या होगा कि बेसिकली अगर हम यहाँ पे वेरिएशन जो है रेजिस्टेंस के वर्सेस टेम्परेचर के साथ वो अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, जब टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर है, टी का मतलब टाइम नहीं है अभी, क्या है, एंड इधर कौन है, रेजिस्टेंस है। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तब जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम R0 बोलेंगे। तो R0 का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, असं का, कारण 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का 0 नहीं होता है, कड़ा ना, ऑलवेज क्या होता है, नॉन जीरो होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे टिल टी, और टी इतने टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा वो बनेगा आर टी, कहतेगा आर टी मतलब क्या बनेगा फिर, तो ये ग्राफ जो है वो एक्चुअल में ऐसे वेरी कर, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। बोलो फिर से, R0 मतलब क्या था, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, RT का मतलब रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस।
तो आर टी माइनस आर जीरो, इसको क्या बोलना पड़ेगा? चेंज इन टेम्परेचर, वेरी गुड। क्या होगा? राइज और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। कळलं का? कि पहले मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था, उसके अकॉर्डिंग ये वैरी हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन बढ़ते जा रहे हैं मतलब जो ट्रैवल करने वाले इलेक्ट्रॉन थे उनको रोका जा रहा है, उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के नंबर जो क्रॉस करने वाले थे वो कम हो गए, इसका मतलब करंट क्या हो गया? एंड करंट कम हो गया मतलब कौन बढ़ गया? रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, तो ये ग्राफ और उनकी डिपेंडेंसी। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है कि जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होता है यानी आर टी माइनस आर जीरो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। परत टी म्हणजे इथं टाइम नाही, काय टी म्हणजे टेम्परेचर। क्या लिखा है ये इक्वेशन में मैंने कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर जीरो। आर जीरो म्हणजे काय? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड टी म्हणजे काय? इंक्रीज और राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्लेस करके, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके कांस्टेंट लेके आएंगे और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो भी अल्फा ही होता है, तो ये बनेगा अल्फा इंटू आर जीरो इंटू टी। तो अल्फा का मतलब क्या होगा? नाही, नाव काय असेल अल्फाचं? एक्सपांशन रेजिस्टेंस पर क्या होगा अल्फा मतलब? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे बहुत सारे कोएफिशिएंट हमने देखे थे, कहाँ पे? थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, तो उसी तरह का ये कांस्टेंट होता है अल्फा, और अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? एस आई यूनिट। क्लियर आहे ना आवाज? काय मेसेज करत असताय? हाँ क्या है? केल्विन इनवर्स म्हणजे पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। राइट डाउन एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। पर डिग्री सेल्सियस, बरोबर। हो गया। अभी सेम इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो हमें आर टी मिलेगा। आर टी, आर टी मतलब आर जीरो इन ब्रॅकेट क्या बनेगा फिर? ये 1 प्लस अल्फा इंटू टी। आता या टाइपचे बरेचसे फॉर्म्युले आपण बघितलेले आहेत। ठीक आहे, क्या होता है? एल इक्वल्स टू एल नॉट इन ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे कौन इंक्रीज हो रहा है? रेजिस्टेंस। तो आर टी इक्वल्स टू आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। कसं आलं? कळेल का? कि माइनस आर जीरो था, उधर जाके प्लस आर जीरो, फिर आर जीरो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो ये आ गया आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। By using this expression we can calculate resistance at any temperature। फक्त कंडीशन क्या है? आर ओ दिया चाहिए, दिया जाना चाहिए और दिया चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, क्या होगा आर ओ मतलब? आर जीरो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये आर जीरो अगर नहीं दिया जाएगा तो एज यूजुअल मैंने वहां पे भी आपको रिलेशन बोला था, क्या करना पड़ेगा हमें? आर टी वन अपॉन आर टी टू इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा वन टी वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टू इंटू टी टू। म्हणजे रेशो घेऊन आर जीरो दिलाच नसेल तर त्याला कॅन्सल करून टाकायचं। ठीक है, फिर ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। ये कब एप्लीकेबल है? इफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट गिवन।
नेक्स्ट, types of material according to temperature coefficient of resistance. Types of materials according to temperature coefficient of resistance, that is according to अल्फा. पहला कौन है? पीटीसी. पीटीसी का मतलब प्रेशर टेम्परेचर इन सेल्सियस, एंड एनटीसी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर. पीटीसी का मतलब द मटेरियल्स इन विच, the materials in which resistance increases, the materials in which resistance increases with increase in temperature. The materials in which resistance increases with increase in temperature are known as PTC, that is positive temperature coefficient of resistance. Positive temperature coefficient of resistance. फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे होता है ऐसे? टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ता है. ऑल टाइप ऑफ कंडक्टर्स में, मटेरियल्स नहीं, कंडक्टर्स में. इन केस ऑफ कंडक्टर्स. इन्सुलेटर मध्ये होतं का असं? नाही होत. मग काय होतं इन्सुलेटर मध्ये? इन्सुलेटर, ओ बर, इन्सुलेटर स्वतः एक रेजिस्टर असतो असं कोण म्हटलं तुला? मग जर इन्सुलेटर असला असता तर आपण नवीन कशाला मॅन्युफॅक्चर केले असते रेजिस्टर? तुला हे कोण म्हटलं इन्सुलेटर हा रेजिस्टर असतो? इन्सुलेटर हा रेजिस्टर असतो का? हे बघा, 2 मिनिट. आता हे 2 वायर आपण कनेक्ट नाही केले, ठीक आहे. आता यांच्यामध्ये जर मी रेजिस्टर कनेक्ट केला तर करंट फ्लो होईल का? येस नो? का बरं? तो इन्सुलेटर आहे ना? नाहीये. आता तर म्हटली होती, बदलली पार्टी लगेच. होतंय का काय? सुरू नाही झालं म्हणजे थोडंसं पोटेन्शियल कमी पडलं. अजून स्ट्रॉंग भारी बॅटरी घेऊ आपण आता, ड्युरासेल. मग हा इन्सुलेटर आहे का रेजिस्टर आहे? मग रेजिस्टर मधून करंट फ्लो होते की नाही होत? रेजिस्टरचं काम करंटला अपोज करणं म्हणजे कंट्रोल करणे, कळालं ना? लगेच यायचंच नाही असं नाहीये. अगर यहाँ पे हम इन्सुलेटर्स कुठे गेले? हाँ आले आले. अभी रेजिस्टर है, रेजिस्टर को निकाल के अगर हम यहाँ पे पेंसिल कनेक्ट कर देंगे. अब पेंसिल भी क्या है? इंसुलेटर है ना? इंसुलेटर है ना पेंसिल? हाँ, ग्राफाइट कंडक्टिंग है. बर ठीक है. तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, फिर लाइक इतका फ्लो होगा की डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट होगा. कळालं ना? का बरं? कारण याच्यामध्ये ग्राफाइट आहे, आणि जर आपण शार्पनिंग केलीच नसेल पेन्सिलची मग तरी पण फ्लो होईल. नाही कळत आहे? बर, कुत्र्याला शॉक द्यायचा म्हटलं तर होईल का फ्लो? आता हे कंडक्टिंग आहे नक्की. इन्सुलेटिंग येतो? अरे प्लास्टिक डॉग येतो. ते पेटावाले पिटिशन दाखल करतील ना आपल्या विरोधात, कुत्र्याला शॉक देताना व्हिडिओ दाखवला म्हणून. ते येत नाही सब टायटल है ना, ॲनिमल्स आर क्रिएटेड बाय ग्राफिक्स, है ना? तसं येते. प्लास्टिकचा डॉग येतो. मला काय वाटलं खरा डॉग आहे का? आता खरा डॉग घेऊन येऊ. यार कुठं चालला? अरे
कटच करू का? बर, लाईट कट नाही होत. लाईट नाही लागला. प्लास्टिकच हँड प्लास्टिकचा आहे का? बर, करंट का सेल संपला काय? कळतंय का आकांक्षा? काय कळलं तुला? हो सर. ठीक आहे, नेक्स्ट काय लिहिलं? पीटीसी काय? लाईटला असाही हात लावला तर काही होत नाही. लाईट म्हणजे काय म्हणायचं तुला? म्हणजे बल्ब तो लाईट म्हणायचं का ही फ्लो होते ही इलेक्ट्रिसिटीची लाईट म्हणायचं तुला? ओके, मला वाटलं असा बल्बला हात लावला. नाही, इन्सुलेटिंग असल्यानंतर काही नाही होत. नाही नाही, कोण म्हटलं तुला? साऊथच्या मूवी कमी बघायचा, ठीक आहे. शॉक लागल्यावर उडून पडतं का? हो, कोण म्हटलं उडून पडतं? अरे पळ, काही पण सांग, उडून नाही पडत. फक्त काय होतं ना, मॅग्नेटिक फील्डच्या अट्रॅक्शन रिपल्शन नुसार एकतर चिटकून जाता नाही तर हात फेकले जातो. उडून फेकले जातं लगेच. काय फेकून दिलं होतं का? हो, तर मी तेच सांगितलं ना की करंट फ्लो होत असतं, सराउंडिंगला मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते. आपल्या बॉडीतून पण करंट फ्लो व्हायला लागलो, शॉक लागायला लागला, मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते. मग ते मॅग्नेटिक फील्डचे जर पोल्स लाईक आले की रिपल्शन होतं आणि आपण, आणि जर अट्रॅक्शन झालं चुकून तर मग, कळलं का? पीटीसी फॉर एग्जांपल हो गया. उसके बाद में एनटीसी. एनटीसी मतलब मटेरियल्स हॅव्हिंग निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टन्स. ते पवनचं काही लक्षात ठेवू नका. प्रेशर टेम्परेचर नॉर्मल क्या असतं? एनटीसी फॉर निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अब इसमें क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस कम होगा. असं होतं कधी कधी? सेमीकंडक्टर की केस में. वेरी गुड, राइट डाउन. when temperature or with increase in temperature, if resistance decreases with increase in temperature, if resistance decreases, then the material are said to be having negative temperature coefficient of resistance. And apart from this हम कुछ alloys बनाते हैं. alloys को होता का? हाँ, एक्झाम्पल झाले का alloyचे? ओके. हाँ, नायक्रोम. नायक्रोम मेटल आहे. नायक्रोम काय मेटल आहे? मास कोणतं मेटल असतं दोन मिळून? अलॉय असतं ना ते. हाँ, तो नाइक्रोम सर के अलॉय अपन बनवतो, जिनकी केस में क्या होता है, अल्फा ये लेस देन 0.0001 पर डिग्री सेल्सियस होता है, सो दैट टेम्परेचर के वेरिएशन से वहां पे रेजिस्टेंस में कुछ भी वेरिएशन नहीं होता है. ठीक है ना? तो ये था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. एंड इससे रिलेटेड फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सुपर कंडक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में थर्मिस्टर्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद में रेजिस्टर्स पढ़ेंगे. ठीक है? क्या होता है सुपर कंडक्टर मतलब? हे बघा, आपण इकडे काय डिस्कस केलं? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. इसका एक कॉन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा? विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. तो ऐसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली जीरो बनेगा. कंडक्टर का रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली, एंड कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर जीरो बन गया तो वहां पे फ्लो
कंडक्टर की मतलब सिचुएशन वहाँ पे maintain लेवरी कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी. कळलं का? का बरं येतं ते सुपर कंडक्टर? तो उसकी जो कंडक्टिविटी वो सुपर कंडक्टिविटी काही नाही त्याच्यामध्ये, म्हणून मी असं म्हणतोय लेवरी कंडक्टिविटी. त्याला काय असं आपण वेल स्टेटमेंट में डिफाइन नहीं करू शकत. कळलं का? पण सिच्युएशन काय होती ती, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. इसका मतलब टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. मतलब क्या होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस और कम होगा, और एक टेम्परेचर आएगा जहां पे प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 बनेगी. तो उस टाइप पे जो भी कंडक्टिविटी होगी वो बनेगी सुपर कंडक्टिविटी, एंड जो कंडक्टर रहेगा वो बनेगा सुपर कंडक्टर. कळालं? सुपर कंडक्टर होते क्या प्रॅक्टिकली? आता सांगितलं ना. ऐसे मर्क्युरी को हमने 1911 में बनाया था. आता तर आपण खूप सारे बनवले. नेक्स्ट काय कुठंच नाही वापरत, आपल्याला बनवायचे तसे. कारण आपण जे काही इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन करतो त्यामध्ये मोर दॅन 40% लॉसेसच होतात. बरोबर आहे? आणि उरलेल्या 60% मधलं परत डिस्ट्रीब्युशन मध्ये अगेन 40% लॉस होतात. म्हणजे आपलं इलेक्ट्रिसिटीचं जे बिल आहे त्याच्यामध्ये 80% एक्स्ट्रा कॉस्ट ह्या लॉसेसमुळे होते फक्त. आपला प्रयत्न होता की ज्या कंडक्टिंग वायर्स आहेत त्यांना जर आपण सुपर कंडक्टर बनवलं तर हे सगळं ओव्हरकम होऊन जाईल, लोड शेडिंगची गरजच नाही पडणार. बरोबर आहे? बट ते करायला गेलो मग आपल्या लक्षात आलं की 4 केल्विन एवढं टेम्परेचर जर ॲल्युमिनियम स्टीलचं जर मेंटेन करायचं असेल तर ते मेंटेन करायला जेवढी इलेक्ट्रिसिटी आपण वाचवणार आहे त्याच्या 500,000 पट अजून जास्त लागते, म्हणून आपण सोडून दिलं. त्याच्यानंतर आपण याचे ऍप्लिकेशन्स अप्लाय करतोय इन केस ऑफ अगेन सुपर कंप्यूटर म्हणजे लेवरी कंप्यूटर. तो सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, काय असतं सुपर कॉम्प्युटर म्हणजे? आता लेवरी असतं ते झालं ना, पण काय असतं वेगळं? खूप मोठं असतं. सुपर कॉम्प्युटर मोठं असतं असं कोण म्हटलं तुला? कोण म्हटलं असतं तुला? म्हणजे पहिले कॉम्प्युटर मोठे होते त्यावरून आपण छोटे छोटे बनवले, आणि सुपर कॉम्प्युटर बनवायला परत मोठे बनवतोय का आपण? येडे बेड लागले काय लोकांना? काय असतं एक एक्झॅक्ट नाही हा, लगे वर्ड टू वर्ड मीनिंग घेऊ नका, फक्त समझण्यासाठी हे एग्जांपल्स है. फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर पे कोई भी एक कैलकुलेशन कर रहे हैं. अब कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? कंप्यूटर का इन्व्हेन्शन ही कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था. लोकांना 2+1 येत नव्हतं. बरोबर आहे ना? म्हणून त्यांनी डिवाइस बनवलं होतं. ठीक है? तो वहां पे एक कैलकुलेशन उसको करना है. फॉर एग्जाम्पल 2+1 = 3. तो ये कैलकुलेशन करने के लिए अगर वहां पे एक सीपीयू है, सीपीयू कळतं? व्हेरी गुड. एकच आहे. एका सीपीयू ला कुठला पण एक टाइम इंटरवल लागतो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 सेकंड इतना टाइम लग रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम वही वर्क करने के लिए हम 100, 200, 500, 1000 सीपीयू अगर लैन करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, एंड वही एडिशन हमें करनी है 2+1, जिसको पहले टाइम कितना लगता था x. अभी हमने 200 सीपीयू को वो काम दिया है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि वही कैलकुलेशन कंप्लीट होगा x/200 सेकंड इसके टाइम में. समझ में आ गया? तो क्या हो गया उससे? ऑपरेशन की कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ गई, टाइम कम हो गया मतलब स्पीड. तो ये स्पीड क्यों बढ़ानी होती है? 2+1 अपन करत नहीं. कळालं ना? एक्चुअल में जो इसरो इसरो नहीं स्पेस एप्लीकेशंस होते हैं ना, जैसे हम स्पेसक्राफ्ट को सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज खत्म हो गई, उसके बाद में रोटेट करके सेकंड स्टेज को इग्नाइट करना है. इग्नाइट करने के बाद उसको क्रिटिकल वेलोसिटी देनी है. अगर वो वेलोसिटी क्रिटिकल से ज़्यादा हो गई तो भी सैटेलाइट का प्रोजेक्शन फेल होगा, कम हो गई तो भी सैटेलाइट का प्रोजेक्शन फेल होगा. तो सैटेलाइट कितने हाइट पे गया है, फिर उसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, वेलोसिटी उतनी प्रोवाइड करने के लिए कितना फ्यूल का कंजम्पशन वो करेगा, फ्यूल कंजम्पशन करने के लिए जो एक्सेलरेटर नॉब है उसका वो कितने डिग्री से ओपन करना पड़ेगा, हे कैलकुलेशन अपन ओरली करू शकत. ये सारा डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, फिर कंप्यूटर उसको वेरीफाई करता है, उसका पूरा प्रोसेस करता है, अकॉर्डिंग टू एक्शन भी लेता है, फिर वो एक्शन होने के बाद नॉब ओपन होके एक्सेलरेट होके फिर वो वेलोसिटी प्रोवाइड करते. कळालं? तर या सगळ्या ऑपरेशनला काय रिक्वायर्ड असतात आपल्याला? सुपर कंप्यूटर. या फिर जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे एटम बॉम्ब एंड काय एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब पढ़ेंगे, तब भी वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस आएंगे. कड़ा लो? बट ये कब पढ़ना है हमें? मॉडर्न फिजिक्स के केस में. ठीक है? तो सुपर कंप्यूटर में जब मैंने बोला कि डिफरेंट सीपीयू एक दूसरे के साथ लैन करते हैं, हम समझ में आ रहा है ना? तो वहाँ पे क्या है? कंडक्टिंग वायर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने वाले हैं.
लेकिन फिर से ट्रांसमिशन लॉसेस से ट्रांसमिशन लैग है, तो उसकी जगह पे अगर हम सुपर कंप्यूटर में ये सुपर कंडक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, जो कैलकुलेशन x/200 हो रहा था, समझ में आ रहा है ना, वो और जल्दी हो जाएगा. तो बेसिकली हमारा टार्गेट आहे सुपर कॉम्प्युटर को सुपर कंडक्टर से कनेक्ट करना, जे आतापर्यंत पॉसिबल नाही झालंय आपल्याला. प्रायमरी टार्गेट आपलं हेच आहे. एकदा हे सक्सेसफुल झालं की 200-500 वर्षांनी मग आपण डे टू डे लाईफमध्ये पण कसं अप्लाय करू शकतो यावर पण वर्क करणार आहे. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. कल के लेक्चर में हम थर्मिस्टर, उसके बाद रेजिस्टर, देन सेल, ईएमएफ, बैटरी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बॅटरी, ये पॉईंट पडेंगे. एवढं झालं की बाकी पुढचा सिलेबस डायरेक्ट एसी सर्किट पर्यंत खूप सोपा आहे. फक्त एवढ्या 2 पॉईंटवर थोडीशी एफर्ट्स घ्या. चलो हो गया. नाउ टेस्ट विल बी देयर अगेन एज यूजुअल. टेस्ट